नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसकी भौतिक भूगोल जो हमारी पुस्तक है उसके 2 लेसन हमने बहुत अच्छे से शानदार और मस्त तरीके से पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने तीसरा लेसन शुरू किया था। तीसरे लेसन के भी हम 5 लेक्चर शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है और जिसके अंदर हम ज्वालामुखी पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे हम? ज्वालामुखी के। आज हम जानेंगे कि ज्वालामुखी है क्या। हमने भूकंप के बारे में जाना और भूकंप के जब हम प्रकार पढ़ रहे थे तो एक भूकंप का प्रकार आ रहा था ज्वालामुखी प्रकार, यानी ज्वालामुखी कहीं ना कहीं भूकंप का भी एक कारण होता है। तो आज इन सारी चीजों को, ज्वालामुखी से संबंधित जितनी भी सारी चीजें, प्यारी चीजें, मस्त चीजें जो है वो हम जानने वाले हैं। उसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं, यानी ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, किस तरह से निकलती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो क्या शुरू कर रहे हैं हम? ज्वालामुखी। ध्यान से, मस्त टॉपिक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है ज्वालामुखी। आग का मुख। ज्वाला मतलब आग, ज्वाला मतलब आग, मुख मतलब मुख होता है जो हमारा मुंह है, आग का मुख। ये तो एक सिंपल बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझाने के लिए कहा। ज्वालामुखी और ज्वार भाटा दोनों मिलते जुलते शब्द होते हैं जबकि दोनों अलग हैं। ज्वार भाटा तो क्या है? पानी का छलकना। छलकना कैसे? पानी का छलकना कैसे? जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है 24 घंटे में एक बार। तो जैसे मान लो कि मैं अपने स्थान पर इस प्रकार से घूमता हूं तो कुछ कटोरे वटोरे में या तवेले के अंदर पानी है, जो किसी भी ग्लास में पानी है और अचानक से छलक जाता है। वैसे ही पृथ्वी जब घूमती है ना तो समुद्र जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, उनका पानी जो है ना वो छलक जाता है। क्या कर जाता है? पानी छलक जाता है। वो छलकना क्या है? ज्वार भाटा। पानी ऊपर जाता है ज्वार, पानी वापिस आता है भाटा। तो ये एक अलग चीज थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब नाम सेम दिखाई दे रहा है लेकिन अलग है। ये तो ज्वार भाटा है और ये ज्वालामुखी है। ये आग है एक तरह से। कैसे? ये पृथ्वी का तल है, पृथ्वी तल, धरातल बोल सकते हैं इसको, है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप बैठे हैं या आप खड़े हैं या आप लेटे हुए हैं, वो स्थान धरातल है। और वहां उस स्थान पे ध्यान से, मस्त तरीके से, शानदार तरीके से आज किसका खात्मा करना है? आज ज्वालामुखी का खात्मा करना है। और 100 में से 100%, 100 में से 100% जो है ना, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। यहां होती है आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है ना, उस जो मेटल हमने पढ़ी थी, इसको कुछ लोग मेंटल बोलते हैं जबकि ये मेटल है। मेटल जो हमने परतें पढ़ी थी ना पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं, पिछले लेक्चर, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उसको भी देखना बहुत जरूरी है। हमने इससे पहले जो परतें पढ़ी थी पृथ्वी में, उसमें हमने कहा था क्रस्ट, मेटल और कोर। सबसे ऊपर पृथ्वी के अंदर जाने के बाद, सबसे ऊपर जहां हम खड़े उससे लेकर थोड़ी दूर तक कौन सी परत आएगी? हमारी क्रस्ट आएगी। सबसे पहले भूपर्पटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रस्ट। और सबसे नीचे पृथ्वी का अंत आ जाता है तो कोर आ जाती है। सबसे पहले धरातल मतलब क्रस्ट, भूमि, भूपर्पटी, यानी सबसे पहले धरातल मतलब भूपर्पटी। सबसे नीचे कोर यानी अंत आ जाता है तो कोर। और बीच में मेटल। बीच में कौन? मेटल। क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल, मेटल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, मेटल, ठीक है ना। मेटल जो बीच की जो हमारी परत है उसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें। यहाँ आग्नेय चट्टानें जब बहुत भयंकर इनमें गर्मी होती है, क्या होती है? गर्मी। गर्मी के कारण यहाँ जो तरल पदार्थ होता है वो बहुत गर्म अवस्था में आ जाता है। अब गर्मी के अंदर पानी होगा तो गर्म ही होगा ना, और ये बाहर निकलने का प्रयास करता है और यहां से ये बाहर निकलना शुरू कर देता है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये गड़बड़ होगी, है ना। यहां से ये बाहर निकलना शुरू कर देता है। जब ये यहां से बाहर निकलता है इस प्रकार से बाहर निकलता है, यूं इस प्रकार से, है ना। इसको बहुत बड़ा हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस प्रकार से बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। अब ये जब अंदर से, यहां से ध्यान से समझना, जब ये अंदर से बाहर आ रहा है
तब ये अंदर जब तक है, जब तक इसको हम कहते हैं मेग्मा। बड़े ध्यान से समझना है, जब तक ये अंदर है इसको क्या कहते हैं? मेग्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? मेग्मा। ये धरातल है, और जब अंदर लिक्विड पड़ा है और बहुत गर्म है, उफान पर है, तब उसको हम कहेंगे मेग्मा। और जैसे ही यहां से बाहर आने शुरू करता है, बाहर आते ही इसको हम कहते हैं लावा। यानी कि अंदर जब तक है, जब तक लिक्विड अंदर है तब तक तो था मेग्मा, और जैसे ही बाहर निकला क्या हो गया? लावा। इसलिए मजाक मजाक में मैं बोलता हूं मेला। यानी अंदर था तब तो मेग्मा, और बाहर आया तो लावा। तो याद कैसे किया हमने? मेले से याद किया, यानी मेला। यहां तक बात सबको समझ में आ रही? यानी कि मेटल जो हमारी परत होती है, उसमें आग्नेय जो चट्टानें होती है, उनमें पिघलने के कारण तरल अवस्था में कुछ गर्म पदार्थ होता है और वो बाहर आना चाहता है। जब तक वो अंदर है तब तक मेग्मा है, और जब तक वो बाहर आता है, जब वो बाहर आता है तब वो क्या हो जाता है? लावा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो लावा। फिर ये जो बाहर धीरे धीरे जब बाहर निकलता है तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाती है, पर्वत की तरह। किसकी तरह? पर्वत की तरह। क्या ये पर्वत है? नहीं। आकृति पर्वत की तरह है, लेकिन ये पर्वत नहीं है, इसको शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको शंकु कहा जाता है। हमेशा और हमेशा याद रखे कि तरल पदार्थ ज्वाला जब अंदर है तब तो मेग्मा है, और बाहर आते ही पृथ्वी के अंदर छिद्र करके, छेद करके बाहर आते ही वो क्या हो जाती है? बाहर आते ही वो शंकु के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। यहां तक बात सबके समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, ये जो लावा होता है ना, ये दो रूपों में पढ़ा जाता है, और हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। दो रूपों में कैसे पढ़ा जाता है? जब लावा बाहर आया तो ठोस अवस्था में बनने लग जाता है। ठोस अवस्था अपनी ओर, जो ठोस अवस्था की ओर अग्रसर होने लग जाता है। तो ये अगर पानी के अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है? पानी में जाकर घुल जाता है, या फिर चने की आकृति का होकर वहीं अपने आप को ठोस बनाता रहता है, तो दोनों के नाम परिवर्तन हो जाते हैं, दोनों के नाम बदल जाते हैं। यानी पानी में रहेगा तो लावा का नाम अलग हो जाएगा, और चने की आकृति के बना के वहीं ठोस अवस्था में रह जाएगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। अब पानी जो होता है ना, पानी में चलना आसान होता है या फिर धरातल पर चलना आसान होता है? पानी में चलना बहुत ही टफ होता है, इसलिए इसे टफ से मतलब टस कहते हैं। यानी लावा का ही नाम, पानी के अंदर अगर लावा है तो उसको टस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टस के नाम से। अब चना कौन खाता है? चना रनिंग करने वाले जो लोग होते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ करते हैं, सुबह सुबह उठ के रनिंग किया करते हैं, वो लोग चना खाते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी से अच्छा स्कोर बनाना है, बाकी से आगे दौड़ना है, बाकी से अच्छा स्कोर बनाना है, इसलिए इसको कहते हैं स्कोरिया। क्या कहते हैं? स्कोरिया। बहुत आसान चीज है स्कोरिया। ठीक है, क्या कहा हमने? जब तक मेग्मा अंदर है, जब तक मेग्मा अंदर है तब तक मेग्मा है। ठीक है ना? तरल पदार्थ जो है जब तक अंदर है, ज्वालामुखी की जो ज्वाला आग जो अंदर है, तब तक उसे हम मेग्मा कहेंगे, और जैसे ही बाहर आई तब क्या हो जाएगी? लावा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जैसे ही पानी के अंदर गई तो टस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टस हो जाएगी। और जैसे ही चने की आकृति की बन के अपने आप को वहीं ठोस बनाने में लग गई तो स्कोरिया हो जाएगी। और ये पर्वत की जो आकृति बनती है ये शंकु हो जाती है। क्या हो जाती है? शंकु हो जाती है। और जहां जब ये छेद बनता है यहाँ पे, जब तक ये छेद छोटा होता है, कैसा होता है? छोटा होता है, तब तक ये छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्र कहलाता है। और जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा बनने लगता है, तब इसको कैरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्रेटर कहते हैं, इसको कैरेटर कहते हैं। और कैरेटर वो होता है जहाँ झीलें बना करती है, या धीरे धीरे बड़ा होने के कारण जो है पानी भरना शुरू हो जाता है। जब तक ये मैग्मा और लावा बनने की प्रक्रिया शुरू रहती है तब तक कोई भी इसमें पानी वानी नहीं भर सकता, लेकिन जैसे ये शांत होती है तो यहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है, और यहाँ पानी जो भरता है वहाँ झील बन जाती है, और ये ज्वालामुखी झीलें होती है। कैसी झीलें होती है? ज्वालामुखी झीलें। इससे ढेर प्रकार की गैसें भी निकलती है जिसकी चर्चा हम करने वाले। हमने सिर्फ बेसिक बात की, ज्वालामुखी यानी आग, पृथ्वी के तल में से किसी स्थान पर आग निकलना शुरू हो जाती है, और इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। समझ में आया तो लिखेंगे आप समझ में आया। ठीक है, तो मेग्मा अंदर होता है,
बाहर आते ही वही चीज क्या बन जाती है, लावा। पानी में जाते ही वो क्या बन जाती है, टस। चने की आकृति की बन के वहीं ठोस हो जाती है तो क्या कहलाती है, स्कोरिया। जो पर्वत की आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, शंकु। और जो छिद्र होता है वो छिद्र है लेकिन बड़ा होते ही क्या हो जाता है, क्रेटर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रेटर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ज्वालामुखी को पढ़ते हैं। आगे बढ़े। ज्वालामुखी क्या है, बहुत सिंपल है, आप पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस बाहर आती है। क्या बाहर आती है भाई, गैस बाहर आती है। राहक बाहर आती है। क्या बाहर आती है, राहक बाहर आती है। तरल चट्टाने जो है पिघल पिघल कर बाहर आती है और लावा बाहर आता है। ये पृथ्वी तल है, हमारा धरातल है। क्या है ये, धरातल। ये क्या है भाई, धरातल। और इसके अंदर से इस प्रकार से देखो, हमने वो शंकु जो बनाया था, इस आकृति को हम इस प्रकार से कर दें तो ये शंकु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, शंकु बन जाएगा। ये शंकु हो गया। अब ये अंदर से जब आ रहा है तब हमारा मेग्मा था और बाहर आते ही यहाँ पे लावा बन जाएगा। ये यहाँ पे छिद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छिद्र। और जैसे ये बड़ा हो जाता है तब इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। और फिर इसमें पानी भर जाता है तब ये झील बन जाता है। क्या बन जाता है, ये झील बन जाता है। बात आ रही है समझ में आपको, क्रेटर ही झील के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर पानी के अंदर जो है वो लावा चलना शुरू करता है तब उसको टस कहते हैं। और ठोस पदार्थ के रूप में चने की आकृति का बन के रह जाता है तब उसको स्कोरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात ये महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि इसके अंदर से गैस निकलती है। क्या निकलती है, इसके अंदर से राहक निकलती है। क्या निकलती है, इसके अंदर चट्टाने निकलती है पिघल पिघल कर, चट्टानी जो भाग होता है। और ये तीनों चीजें लावा के नाम से और मेग्मा के नाम से जानी जाती है। और ये पृथ्वी तल से बाहर आ जाती है। किस तल से बाहर आ जाती है, पृथ्वी तल से बाहर आ जाती है। आगे बढ़े। ज्वालामुखी सक्रिय, कुछ देर पहले ही आया हो। ज्वालामुखी सक्रिय का मतलब डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। दिखने में बड़ा हार्ड लिखता है इसलिए मैंने इसको लिखा एक लाइन को। सक्रिय ज्वालामुखी क्या, ये पूछ लेते। जैसे कोई अभी आया तो कुछ देर पहले ही आया, जस्ट आया, मतलब जस्ट जो होता है तुरंत जो होता है। ज्वालामुखी आई उसके तुरंत बाद, जो तुरंत बाद का जो समय होता है, अगले जैसे ही कोई घटना घटी उसके बाद का 5-7 मिनट का जो समय होता है उसको सक्रिय बोलते हैं। और उस सक्रिय ज्वालामुखी में होता है तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हो जाती है। बहुत सिंपल चीज है। तुरंत बाहर मेग्मा, अंदर था तुरंत बाहर आया मेग्मा। मेग्मा बाहर आके क्या बनना शुरू हो जाता है, लावा। क्या अंदर से जब आया था गर्म था, इस प्रकार से लिखते हैं इसको ना। क्या जब अंदर से आया था गर्म था, धीरे धीरे ठंडा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो गर्म था वो ठंडा होगा, आया जब मेग्मा था और बाहर आके क्या बन गया, लावा बन गया। यानी जब अंदर था तब तो मेग्मा था, बाहर आते ही क्या बन गया, लावा बन गया। और फिर हमने देखा पानी में जाते ही टस हो गया और चने की आकृति का बनते ही स्कोर क्या हो गया, जहां से निकला वो स्थान छिद्र था। और जहां से बड़ा छिद्र बन गया उसको हमने क्या कह दिया, बड़ा छिद्र बन गया, मतलब उसको हमने क्रेटर कह दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। गैस वर्सेस ज्वालामुखी, यानी गैसें जो होती है वो कौन कौन सी होती है ज्वालामुखी में, क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस। क्योंकि हमने कुछ देर पहले बात की थी इसमें गैसें भी है, तो फिर गैसें कौन कौन सी है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें गैस है क्लोरीन। कौन सी गैस है, इसमें सल्फर यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन है। और आपको पता है हीलियम और हाइड्रोजन तो आसमान में होती है, सबसे हल्की गैसें होती है, बहिर्मंडल में पाई जाती है। यानी हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारा वायुमंडल जो होता है, उसका जो पहला भाग होता है शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, उसमें तो है ही नहीं हीलियम और हाइड्रोजन, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन पृथ्वी के अंदर भी हीलियम और हाइड्रोजन है, ये हमें अभी अभी पता चला। कब पता चला, ये अभी अभी पता चला कि हल्की गैसें आसमान के पास बहिर्मंडल में 6000 किलोमीटर पे तो होती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी इस प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो क्लोरीन, सल्फर यौगिक और हाइड्रोजन और आर्गन गैस शामिल है। 4 गैसों के नाम हमें हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा हमारी अंगुलियों पे होना चाहिए। कौन कौन सी गैसें थी भाई, क्लोरीन, सल्फर यौगिक, हाइड्रोजन और आर्गन। ठीक है, KSHA है ना, इसका अच्छा सा ट्रिक बना लो, शानदार तरीके से याद हो जाएगी। ज्वालामुखी से सिंपल कोई टॉपिक नहीं है, इतना शानदार टॉपिक है। क्लोरीन,
गैसें निकलती है कि नहीं निकलती है? मैग्मा के साथ बड़ी खतरनाक वाली वायरल वाली मतलब घातक गैसें जो होती है ना वो निकलती है। ऑर्गन गैस बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा वह मीथेन नहीं निकली नहीं तो हालत खराब हो जाती सबकी। हाइड्रोजन निकलती है, सल्फर यौगिक निकलती है, क्लोरीन निकलती है। 4 गैसों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर अंदर से जो गैसें निकलती है वो क्लोरीन है, सल्फर यौगिक है और हाइड्रोजन है और ऑर्गन है। लिख दोगे आप? जब तक मैग्मा अंदर था तब तक क्या था? मैग्मा ही था। बाहर आया जब क्या हुआ? लावा बन गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी चिल्ला के बोला रे कब से मुझे तुम यही जान रहे हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, कोई ये भी तो जानो मैं कितने प्रकार की हूं, मेरे रूप कितने हैं। तो हमने कहा बताइए। इसने कहा पहला रूप मेरा सिल्ड है। मैंने कहा दूसरा? इसने कहा मिश्रित है, सुषुप्त है, ढेर सारे रूप मेरे हैं, लेकिन 2 रूप मेरे सबसे महत्वपूर्ण है और वो तुम क्लास में जाके बताना। तो इसलिए मैं बताना आया हूं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार है सबसे अच्छा इसका जो प्रकार है ना वो सिल्ड है। ये वो वाली सिल्ड नहीं है हमने जो है जीता क्रिकेट का मैच और पकड़ के खड़े हो गए, लेकिन याद उससे ही रखना है। ज्वालामुखी जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे तो समझना सिल्ड लेके पड़ गए इस बार तो सिल्ड जीत लिया, क्योंकि पहला ही प्रकार कौन सा है? सिल्ड। बड़े ही शानदार और मस्त तरीके से पहला पॉइंट पढ़ो इसका। ये सबसे विशाल ज्वालामुखी, बहुत बड़ी हाथी की तरह दिखाई देती है सिल्ड। सिल्ड छोटी भी हो फिर भी हाथी की तरह दिखाई देती है। फोटो के अंदर नजर उस पे जाती है। एक ग्रुप ने सिल्ड लिया, सबसे पहले खिताब जीता क्रिकेट मैच का, तो सबसे पहले नजर जाती है यार उस जो होता है ना जग की तरह वो है ना उस पे। तो ये सबसे विशाल ज्वालामुखी होती है। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी होती है? कई बार बोर्ड में एग्जाम पूछा गया। तो आप क्या लिखेंगे? सिल्ड। क्या लिखेंगे? सिल्ड। इसके बाद हवाई द्वीप इसका उदाहरण है। अब सर ये हवाई द्वीप क्या है? कुछ भी नहीं है, द्वीप ही है एक तरह का जो धीरे धीरे शांत तरीके से चलता है। पहले कैसे चलता है? शांत तरीके से, यूं धीरे धीरे द्वीप बनना शुरू होता है। इस प्रकार से पहले शांत तरीके से, बिल्कुल तरल तरीके से, शांति से चलने वाला जो द्वीप होता है उसको हवाई द्वीप कहते हैं। और ये मैग्मा लावा जैसी चीजों से बना करता है। ये बेसाल्ट निर्मित है। ये चट्टाने बेसाल्ट आग्नेय जो हमारी चट्टान होती है ना उसके टुकड़े, उसका बुरादा, उसका कचरा जो होता है वो बेसाल्ट कहलाता है। मैंने आपको बताया मेटल से आता है मैग्मा और लावा। कहाँ से आता है? मेटल से आता है। कुछ लोग इसको मेंटल बोलते हैं, जबकि सही नाम क्या है? मेटल है। बताओ पहली परत कौन सी थी? क्रस्ट, भूपरपट्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सिंपल तरीके से हमने पिछले लेक्चर में चट्टाने याद की थी, परतें याद की थी। चट्टाने 3। चट्टाने कितनी? 3 चट्टान हमेशा याद रखेंगे आप। आग्नेय, ये अभी ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी काम आ रही है? आग्नेय। अवसादी, जिसको हम पढ़ेंगे, अभी हमने डिटेल से इसको नहीं पढ़ा है। और एक यहां ले लेते हैं हम कायंत्रित। ये 3 तो होती है चट्टाने। ये बड़ा कंफ्यूज करती है। अभी मैंने जो लिखी वो क्या है? चट्टाने। लेकिन 3 ही होती है परतें। 3 क्या होती है? परतें। पृथ्वी पे सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो होती है उसको हम कहते हैं मेटल। देखो अब कैसे जोड़ते हैं इसको हम। और लास्ट में होती है कोर। मैंने याद करने के लिए लास्ट में अंत आ जाता है तो कोर कहते हैं। सबसे पहले भूपरपट यानी क्रस्ट है और बीच में बेचारा मेंटल मारा गया तो मेटल मारा गया, ऐसे याद किया था। अब जो ये मेटल जो है ना ये सीधा संबंध रखती है इससे, रखती है नहीं रखती? आग्नेय मेटल की जो आग्नेय चट्टानें होती है उसी को, आग्नेय चट्टानों को ही हम कहते हैं बेसाल्ट। टुकड़ों को, आग्नेय चट्टानों के टुकड़ों को। हालांकि आपको ये सेटपटा लग सकता है ये मैं क्या लाइनें कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए मेटल जो होता है वो उसकी आग्नेय जो चट्टान होती है उससे निर्मित होता है बेसाल्ट। और बेसाल्ट से बनती है सिल्ड ज्वालामुखी। सिल्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ी होती है। हवाई द्वीप इससे बनते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टाने जो है, बेसाल्ट जो कचरा है वो आग्नेय से निकला और आग्नेय जो है मेटल में पाई जाती है। और सारी ज्वालामुखी का जो राज है ना इसी में छुपा हुआ है। इससे सिंपल क्या होगा? ज्योग्राफी सिंपल है, बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ये तरल लावा ठंडा होने से बनता है। सिल्ड ज्वालामुखी तरल लावा ठंडा होगा। भाई मैग्मा था फिर लावा बना, फिर और ठंडा होगा, फिर और ठंडा होगा, फिर जितना चाहो उतना ठंडा कर सकते हो, फ्रीज में मत रखना बस, है ना। इनका ढाल तिरु नहीं होता है। मैंने पहले कहा शांति से चलता है, इसलिए तो हवाई द्वीप पे तो ढाल तिरु कैसे होगा? फास्ट तो चलता ही नहीं है। सिल्ड नाम बड़ा है
है बड़ा सरल स्वभाव का। सिल्ड नाम बड़ा है लेकिन है बड़ा सरल स्वभाव का। बहुत ही मस्त तरीके से चलती है सिल्ड ज्वालामुखी, शांति से चलती है, आराम से चलती है, मस्त तरीके से चलती है। हवाई द्वीप बनाती है, सबसे विशाल यानी बड़ी है, लेकिन चलती शांति से है। ठीक है ना। ये बेसाल्ट निर्मित है, ये तरल लावा ठंडा होने से बनता है। ज्वालामुखी देखने को जो मजा है ना, वो यहाँ नहीं आ सकता। जो तुझे रूबरू देखने का मजा वो तस्वीर में कहाँ, ज्वालामुखी फेस टू फेस देखने का जो मजा होता है ना, वो अलग ही होता है। कैसे? इनका ढाल तीव्र नहीं होता है, तेज नहीं चलती है, फास्ट नहीं चलती है, इनमें विस्फोट भी होते हैं। और जो लोग शांत दिखते हैं ना, जो लोग धीरे धीरे चलते हैं ना, जो लोग मस्ती से चलते हैं ना हाथी की तरह, वो खतरनाक साबित होते हैं। कभी कभी विस्फोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्फोट कर देते हैं। और विस्फोट इनकी विशेषता है। सिल्ड ज्वालामुखी की दो बड़ी विशेषता, एक तो महान है, बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी है, विशाल है। एक जब चाहे विस्फोट कर देती है, लेकिन शांति से चलती है। देखो इसमें गुण अवगुण की चर्चा हम क्या करें? जो दिखाता है शांत रूप, और जो गुणी होता है वो शांति से दिखाई देता है। तो इसमें इतने गुण है, फिर भी हवाई द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? सिल्ड ज्वालामुखी। आपको याद हो जाना चाहिए, सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय का एक भाग है, आग्नेय एक चट्टान है। कायंत्रित और जो अवसादी चट्टानें होती है उन्हीं के साथ एक चट्टान होती है आग्नेय। और आग्नेय चट्टानें जो होती है मेटल, क्रस्ट मेटल, कोर में मेटल में पाई जाती है। मेटल जो होती है उससे आग्नेय बनती है, और आग्नेय का जो बुरादा कचरा होता है बेसाल्ट कहलाता है। सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी है, बेसाल्ट निर्मित होती है, कभी भी विस्फोट कर सकती है, हवाई द्वीप का निर्माण करती है, शांति से चलती है, तेज गति से नहीं चलती, ढाल तीव्र नहीं होता है। ये थे सिल्ड ज्वालामुखी। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आगे बढ़े। मिश्रित ज्वालामुखी में कौन सी ज्वालामुखी आई हूं अब? मिश्रित। पहले कौन सी थी? सिल्ड। पहले कौन सी थी? सिल्ड। कितनी विशाल। क्या विस्फोट करती है? करती है। क्या तेज दौड़ती है? नहीं दौड़ती है। किससे बनती है? बेसाल्ट से। कौन से द्वीप बनाती है? हवाई द्वीप। है ना, याद करना अंगुलियों पे। मिश्रित ज्वालामुखी ये भीषण विस्फोट के कारण बनती है। ये है भी खतरनाक, मुझे नफरत है इससे, बड़ी खतरनाक है ना। शांति से चलने वाले लोग अच्छे लगते हैं ना, लेकिन इससे प्यार करना होगा, इसको याद करना होगा। नहीं तो ये क्या कहती है? हम तो डूबे जो सनम डूबे, तुम्हें भी ले डूबे, क्योंकि मुझे याद नहीं किया तो सिल्ड को भी पूरा नहीं कर पाओगे। कैसे? ये परतों के रूप में दिखती है, इसके स्टेप बने होते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है। इसी से 79 ईस्वी में पोम्पई और हरकुलेनियम दो इतालवी शहर नष्ट हो गए। देखो कितनी खतरनाक है। इसने कहा मुझे पढ़ लो, नहीं तो 79 में हम तो डूबे जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, पोम्पई के साथ हरकुलेनियम को भी ले डूबिए। पोम्पई को डूबने के साथ साथ, पोम्पई को लेकर डूबने के साथ हरकुलेनियम को भी ले डूबी। यानी PH है ना, PH इन दो शहरों को जो लेके डूबने का काम किया है वो मिश्रित ज्वालामुखी ने किया है। किसने किया है? मिश्रित ज्वालामुखी ने। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिल्ड वाली पूछी जाती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मिश्रित वाली नहीं पूछी जाती है। मिश्रित वाली में आपको एक तो सन याद रखना है, 79 ईस्वी। कौन से शहर? पोम्पई और हरकुलेनियम इतालवी दो शहर है जिनको ये लेके डूब गई, जिनको इसने खत्म कर दिया। इसलिए भीषण है, इसलिए खतरनाक है, इसलिए ये बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती है। कौन सी? मिश्रित ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? मिश्रित। आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्वालामुखी, अपना भारत, अपना भारत, अपनो देश, इसमें कहाँ ज्वालामुखी आती है? बहुत कम आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में तो बहुत ज्वालामुखी आती है, लेकिन इस भारत में भी ज्वालामुखी आती है भाई, आती है। भारत में 2 ज्वालामुखी है, सिर्फ 2। इतना प्यार है क्या ज्वालामुखी से? बहुत है 2। ये 20-25 होती तो हालत खराब कर देती है। जहां ज्यादा आती है वहां जाके पूछो आप, कितना खतरनाक मामला बन जाता है। सबसे पहले बेरण, यहाँ क्यों आई? बेरण एक शब्द होता है खतरनाक वाला, बेरण यानी खतरनाक आयरन लेडी जो होती है उसको बेरण बोला जाता है। तो ये एक आयरन लेडी से कम नहीं है ज्वालामुखी, इसको बेरन ज्वालामुखी। पहली कौन सी? बेरन ज्वालामुखी। पहली कौन सी है भाई? बेरन ज्वालामुखी। और दूसरी नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी।
बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी क्या कहती है? बैरन ज्वालामुखी कहती है जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, किस समूह में? द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है, पूर्व में अवस्थित है, पूर्व में अवस्थित है। अंडमान निकोबार, कौन सा? अंडमान निकोबार के पूर्व में अवस्थित है। किस में अवस्थित है? अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित कौन सी? बैरन ज्वालामुखी। बस इतना याद रखना है। भारत में कितनी ज्वालामुखी? ज्वालामुखी के प्रकार कितने पढ़े? सबसे पहले सील्ड और दूसरा मिश्रित, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। फिर हमने देखा भारत में 2 ज्वालामुखी, 2-2 का आंकड़ा लेके चल रहे, मैग्मा और लावा 2, छिद्र और क्रेटर 2। समझ रहे हो मेरी बात को? मिश्रित और सील्ड ज्वालामुखी 2, भारत में ज्वालामुखी 2, तो 2-2 का आंकड़ा हम लेके चल रहे हैं। 2-2-2 ऐसे लिख लेना, जो रजिस्टर का ऊपर का जो सांचा खाली होता है उसमें 2-2-2 लिख लेना। 2 समझते आप समझ जाओगे मैग्मा और लावा, फिर 2 आते आप समझ जाओगे 2 प्रकार सील्ड और मिश्रित, फिर 2 आते आप क्या समझोगे? छिद्र और क्रेटर, फिर 2 आते आप क्या समझोगे? भारत में 2-2 का आंकड़ा याद रखना। बैरन कहाँ? अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। क्या खासियत है इसकी? कोई खासियत नहीं है इसकी, बस पूर्व में स्थित है। किधर स्थित है? पूर्व में। सिंपल है, ज्यादा बड़ी नहीं है ना। नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार समूह के उत्तर में है, मतलब ये किस तरफ है? ये किस तरफ थी? पूर्व में। जबकि ये वाली किस तरफ आ जाएगी? उत्तर में, साउथ। और उत्तर मतलब साउथ और दक्षिण जो होता है साउथ, उस तरफ और नॉर्थ, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से ही उत्तर में है, या तो इसका छोटा सा भाग है। याद रख लेंगे आप नॉर्थ, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार में है दोनों ही ज्वालामुखियां। भारत में जितनी भी ज्वालामुखियां हैं कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कोई अपवाद के रूप में कहीं हो सकती है, समझ रहे हो? तो बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी परसुप्त ज्वालामुखी है। खत्म, ये खत्म हो जाती है ये, जबकि बहुत ज्यादा ये बैरन है बड़ी खतरनाक, इनमें से खतरनाक ये, सिंपल ये। समझ में आया कि नहीं है आपको? आगे है ना, आगे बढ़ते हैं। योग है आयोग गुरुजी, ये वो है, देखो ये हमारी बैरन, ये नारकोंडम, यही वो नारकोंडम वाला नारकोंडम कर दिया यहाँ पे। ज्योग्राफी में कभी कभी शब्दों का बड़ा फेर आ जाता है। ये दोनों भारत में है, अंडमान में आ गई, अंडमान में आ गई। ये छोटी छोटी जो और है, अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था 2 ही है, 2 ही है। मैंने कहा अपवाद के रूप से और भी हो सकती है, और ये अपवाद के रूप में छोटी छोटी है। अंडमान द्वीप में एक और है हमारी, ठीक है ना। सबको याद करना है, कर लेंगे ना आप? ठीक है। अब देखिए इसको, बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में किसमें है? नारकोंडम, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, इसको नारकोंडम नरकोंडम लिखा हुआ है, तो ये शब्दों का थोड़ा हेर फेर आता है। इसका सही नाम नारकोंडम है, ऐसे याद रखना आपको। अंडमान में, और तीसरी अंडमान में कौन सी? देखिए बारातांग, यानी कि बैरन की जो बारात है वो कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में। ऐसे याद रख लेना इसको, तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। तीनों ही कहाँ है? अंडमान में, अंडमान निकोबार। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बिल्कुल मस्त तरीके से इनको याद करना है। इसके बाद बाकी याद कर लो। दक्कन का है, दक्कन महाराष्ट्र में। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। इसके बाद धनोधर गुजरात में। उसके बाद धौसी हरियाणा में। कहाँ है भाई? हरियाणा में। धौसी कहाँ है? हरियाणा में। तोसाम पहाड़ी हरियाणा, ये ऐसे है ना, यहां लिख देता हूं हरियाणा। अब मैंने सवाल ऐसे नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि भारत के अंदर ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से, तो सबसे पहले तो आंख बंद करके अंडमान निकोबार करना है। फिर आपको थोड़ा सा याद आए तो महाराष्ट्र लिख देना, और फिर गुजरात और हरियाणा लिख देना। तो अंडमान निकोबार महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा, अंडमान निकोबार महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा। सबसे बड़ी कौन सी? बैरन और नारकोंडम। उसके बाद आपके आ रही बारातांग, फिर धौसी, फिर तोसाम और फिर धनोदर। आपको 3-4 तो याद करना ही है। ये तो मैंने जो है एक्स्ट्रा डाली है आपके सिलेबस में, बैरन और जो नारकोंडम है वो है, लेकिन ये साथ में याद कर ले। अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, और 100 में से 100 का टारगेट लिया ना आपने। किस किस बच्चे ने ये सोचा है कि ज्योग्राफी में 100 में से 100 आना चाहिए? ऐसा जिसने सोचा है कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे ऊर्जा मिलेगी और आपको ऊर्जा में दूंगा, क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ेंगे। और मेरिट में जो आने वाले बच्चे होते हैं, 100 में से 100 लाने वाले होते हैं, वो किताब के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा करते हैं, और वो एक्स्ट्रा चीजें मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। समझ रहे हो? ये क्या है? ये मीटर में दे रखी है कि बैरन कितनी ऊंची है? 354। नारकोंडम कितनी है? 710। फीट में कितनी है? 1161 और 2329। निर्देशांक क्या होता है? जो याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ये
और इनकी जो कहाँ है ये स्थिति, और जिसको याद होता हो तो इन दो को याद कर लो बस। ऊंचाई और मीटर फीट दोनों में याद नहीं करना है, सिर्फ फीट में याद करना है। बैरनदीप 354 और नारकोंदम 710। ये हमारी थी कौन सी, ज्वालामुखी। तो हमने मस्त और शानदार और बड़े ही सुपर तरीके से हमने ज्वालामुखी का अध्ययन किया। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, मस्त तरीके से पढ़ना है। पीडीएफ के रूप में जो नोट्स मिल रहे हैं उनको अच्छे से देखना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे और अच्छे से समझने लग गए, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं भी डाउट आ रहा हो वो पूछ सकते हैं। लेकिन अपने साथियों को शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है और बड़े ही मस्त तरीके से पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।